हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपके सिलेबस के हिंदी से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड या इसी से संबंधित क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें। इस वीडियो में हम इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, क्रिया का मूल रूप कहलाता, इंपॉर्टेंट है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। क्रिया का मूल रूप कौन सा है? धातु ही क्रिया का मूल रूप होता है। और धातु के दो भेद होते हैं, जिसे पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बना होता, उसे मूल धातु कहते हैं। और यौगिक धातु क्या होता है? जो कि नाम से ही साफ है, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ। यह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कोई धातुओं को आपस में जोड़कर या संज्ञा विशेषण या प्रत्यय लगाकर किसी शब्द में बनाए जाने वाली क्रिया को यौगिक धातु कहते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 प्रकार होते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, दो क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह 11 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, अपनाना शब्द किस क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या बोला गया है? अपनाना शब्द किस क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नाम धातु क्रिया का प्रकार है। ओके, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपनाना, अपनाना किससे बना है? अपना से। अपना सर्वनाम से बना है अपनाना, तो यह क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। ओके, नाम धातु क्रिया में प्रत्यय लगाकर किसी क्रिया संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संज्ञा, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, संज्ञा विशेषण सर्वनाम इन सभी से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका क्रिया, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जोड़ा जाता है? क्रिया। देख लेते हैं इसके बारे में। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर नया क्रिया बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं या कृदंत कहते हैं। किसी भी क्रिया में प्रत्यय लगाकर नया बनाया जाता है क्रिया, उसे कृदंत। जैसे दौड़, दौड़ क्या हो गया? एक क्रिया हो गई, इसमें न लगा के दौड़ना हो जाएगा, तो दौड़ना क्या हो जाएगा? एक कृदंत हो जाएगा। इसी प्रकार हंसना, दौड़ना, यह कृदंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिपि, लिपि का सही अर्थ है। लिपि का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। विभाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हिंदी भाषा प्रचलित है, लेकिन वह हिंदी के साथ साथ कई छोटे छोटे टुकड़ों में अन्य भाषा बोली जाती है जो लगभग हिंदी के समान होती है, उसे बोलते हैं विभाषा। कहने का मतलब है हिंदी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को विभाषा कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, ये सभी विभाषा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। डेट याद रखेंगे, 14 सितंबर और सन 1949।
हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से मूल स्वर हैं? अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है? मूल स्वर हैं। ये 4 मूल स्वर हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर ऐसे होते हैं जो किसी अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बनते, यह स्वतंत्र होते हैं और इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य स्वर बनते हैं, यह याद रखेंगे मूल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, व्यंजन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यंजन एक परितंत्र वर्ण है। क्या हो जाएगा? व्यंजन एक परितंत्र वर्ण है। और स्वर क्या होता है? स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है। याद रखेंगे, स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है जो स्वतंत्र होता है, और व्यंजन क्या होता है? परितंत्र वर्ण होता है। स्वरों के मेल से व्यंजन बनाए जाते हैं या स्वरों की सहायता से व्यंजन बनाई जाती है, व्यंजन बोली बनाई जाती है। व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और व्यंजन का उच्चारण परतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, मौखिक स्वर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक स्वर निम्न में से कौन है? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ, आ, ई। कौन से? अ, आ, ई, यह क्या है? मौखिक स्वर हैं। मौखिक स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, इसे बोलते हैं मौखिक स्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, अनुस्वर है। निम्न में से अनुस्वर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वर कहलाता है। ओके, यह स्वरों की मात्राएं होती है। क्या हो जाएगा? वो अनुस्वर एक प्रकार की स्वरों की मात्रा होती है। इसका उच्चारण नाक से होता है। याद रखेंगे, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वर या स्वरों की बाद आने वाली एक प्रकार का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन 13 में, अर्थ का विलोम शब्द। निम्न में से अर्थ का विलोम शब्द क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इति। क्या हो जाएगा? अर्थ का विलोम इति। अर्थ मतलब क्या होता है? देख लेते हैं। अर्थ मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना, उसे बोलते हैं अर्थ। और इति क्या होता है? किसी काम को समाप्त करना। यह हो गया इसका विलोम शब्द। इसी प्रकार देख लेते हैं, गौण शब्द का सही शब्द है। इसको देख लेते हैं, गौण शब्द का सही शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य। ये हो जाएगा गौण का सही शब्द मुख्य। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, ऋजु का विलोम शब्द। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। ऋजु क्या होता है? ऋजु का अर्थ होता है सीधी या सीधा, और वक्र का क्या होता है? वक्र का होता है टेढ़ा। तो देख लेंगे, ऋजु का सीधा, इसका विलोम हो जाएगा टेढ़ा, मतलब वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि है निम्न में से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर संधि। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त है? स्वर संधि। देख लें, सदैव किससे बना है? सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, यह वृद्धि स्वर संधि है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृद्धि स्वर संधि, इसमें ए, वृद्धि स्वर संधि में ए की मात्रा लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए, कारावास का संधि विच्छेद होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द का संधि विच्छेद। कारावास का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारा प्लस आवास। क्या हो जाएगा? कारा प्लस आवास। यह क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। यह भी याद रखेंगे, यह भी पूछा जा सकता है, कारावास में कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें आज जुड़ा जाता है। ओके, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनती है संधि। याद रखेंगे, वर्णों के मेल से क्या बनती है? संधि। और शब्दों या वाक्यों के मेल से समास बनता है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महा प्लस ऋषि। यह हो जाएगा महर्षि का सही संधि विच्छेद। यह गुण स्वर संधि है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अति उत्तम की संधि होगी। अति उत्तम को जोड़ने पे कौन सा शब्द सही है, यह पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्युत्तम। देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। अत्योत्तम है, अति उत्तम है, अत्युत्तम है, और यह अत्युत्तम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अति उत्तम, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नयन का संधि विच्छेद, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इसमें हमेशा बच्चे क्या करते हैं, गलत करके ही आते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। नयन का सही संधि विच्छेद है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ने प्लस अन। ये कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है, यह भी याद रखेंगे, अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग है, क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि इसमें से कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतएव। अतएव क्या है, विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अतः प्लस एव, यह हो जाएगा अतएव। अतः में क्या लगा है, विसर्ग लगा है, यह हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्षेप। याद रखेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, और समास क्या होता है, शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे कि शब्दों के मेल से मतलब राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राज भी एक शब्द है और पुत्र भी एक शब्द है, दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास, और वर्णों के मेल से संधि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए समास के प्रकार कितने होते हैं, बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, ऑप्शन ए 6। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भरपेट किस समास का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवयवी भाव का समास का, भरपेट अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अब देखिए अवयवी भाव समास क्या कहलाता है, जिसके प्रथम पद अवयव हो, जिसका प्रथम पद अवयव हो वह अवयवी भाव समास कहलाता है। अवयव मतलब क्या होता है, अवयव उस शब्दों को कहते हैं जिस पर किसी लिंग, वचन, पुरुष, इन शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अवयव कहते हैं। जैसे कि भर, भर में किसी कौन सा लिंग है, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पेट, तो भरपेट क्या हो जाएगा, भर क्या है, अवयव है, और पेट, तो इसका आंसर हो जाएगा भरपेट अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निर्विवाद, निर्विवाद समास कौन सा है, निर्विवाद में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवयवी भाव समास ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। क्या बोला गया है, तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष का सही शब्द क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोग मुक्त। क्या हो जाएगा, रोग मुक्त। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है ये देख लेते हैं, तत्पुरुष समास में अंतिम या आखिरी पद जो होता है वो प्रमुख होता है, जैसे रोग मुक्त में मुक्त क्या है, प्रमुख हो जाएगा। और यह तत्पुरुष समास 6 तत्व के होते हैं या 6 प्रकार होते हैं, यह बोल सकते हैं। कौन कौन से तत्पुरुष समास होते हैं, देखिए कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और तथा लास्ट है अधिकरण। जिसमें बोला गया है अपदान तत्पुरुष समास निम्न में से कौन सा है, जिसमें हो जाएगा इसका आंसर रोग मुक्त, या इसे बोलेंगे रोग से मुक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए कर्मधारय समास के कितने भेद हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास के कितने भेद हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं ये भी पूछा जाता है, तो देख लेंगे। पहला है विशेषण और दूसरा है विशेष्य, इसी प्रकार तीसरा है विशेषणों भय और चौथा है विशेष्यों भय। याद रखेंगे, विशेषण विशेष्य इन दोनों से बना है विशेषणों भय और विशेष्यों भय। ये हो गया कर्मधारय समास के 4 प्रकार, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यानमग्न में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि अभी आपको बताया कर्म तत्पुरुष, संबंध, संप्रदान, अब संप्रदान, अधिकरण, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए लिखने की रीति को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने की रीति को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कहते हैं, वर्तनी। अब देखिए लिखने की जो रीति होती है वह वर्तनी को, उसे वर्तनी ही कहते हैं या अक्षरी भी कहते हैं, यह याद रखेंगे। इसे हिज्जे भी कहते हैं, यह भी पूछा जा चुका है। वर्तनी का आधार उच्चारण से होता है और इसे उच्चारण के आगे इसे लिखा जाता है, तो लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे पढ़ के भी जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाके इसे गलत करके आ जाते हैं। यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सभी में कवयित्री है, यह कवित्री है, और ये क्या जो है कवयत्री और ये कवयत्री। तो इसमें से देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेंगे, कवयित्री। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, तुम्हारे खाली स्थान आ जाएगा भविष्य की कामना करता हूँ। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए क्या बोला गया है इसमें, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो इसमें से उज्जवल सही कौन सा है? कौन सा है इसमें सही उज्जवल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला। उ आधा आधा जा, दो आधा जा रहेंगे, फिर वह और ला, ये हो जाएगा उज्जवल। इसमें यही आएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, ये वाले को लगाकर नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, बिना पलक गिराए, जो हमारे आँख के पलक होते हैं, उस बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या हो जाएगा? बिना पलक गिराए के लिए एक अंश शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मेश। क्या हो जाएगा? निर्मेश। यह इसका मतलब होता है बिना पलक गिराए। और देख लेते हैं निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? किसी भी काम या कार्य की जांच करना। ओके, ये होता है निरीक्षण। अहर्निश, अहर्निश का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हर एक पल हर एक समय को अहर्निश कहते हैं। ओके, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? निर्विकार, जिसमें कोई विकार ना हो। और निर्मेश, निर्मेश मतलब बिना पलक गिराए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महावट शब्द का तात्पर्य है। क्या हो जाएगा? आप बताइए, महावट शब्द का तात्पर्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 34 में, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र। जो साधु होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो जो वस्त्र धारण करते हैं उस वस्त्र को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीवर। क्या बोलते हैं? उस वस्त्र को चीवर बोला जाता है। चिथड़ा क्या होता है? चिथड़ा फटे पुराने कपड़े को बोलते हैं। चीमड़ क्या होता है? चीमड़ जो चर्म का बना होता है उसे बोलते हैं चीमड़, याद रखेंगे। और उसके बाद देखते हैं, ये भी पूछा जा चुका है, चीनांशुक। इसका क्या महत्व, इसका क्या आंसर हो जाएगा? चीनांशुक मतलब चीन से आयातित रेशमी कपड़ों को चीनांशुक कहते हैं। तो याद रखेंगे, चीवर क्या हो जाता है? साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35 में। निम्नलिखित वाक्य के एक शब्द को चयन कीजिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व, पूर्व ईस्ट और उत्तर के बीच की दिशा, ईस्ट और साउथ के बीच, ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा। क्या बोला गया है? ईस्ट और नॉर्थ, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशान। याद रखेंगे, ईशान पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का बोला गया है? पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अनेकार्थक शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है, नहीं है बोला गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, लास्ट में नहीं है बोल दिया जाता है, हम इसके अनेकार्थक शब्द को टिक लगाकर आ जाते हैं। इसमें बोला गया है अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनंग। पनंग क्या है? इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। पनंग का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, याद रखेंगे। पनंग का मतलब सूर्य। ओके, सॉरी, पनंग का मतलब होता है सर्प। क्या होता है? पनंग का मतलब होता है सर्प। और सूर्य, गुड़ी, पतंगा, ये सभी पतंग के अनेकार्थक शब्द हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनंग। पनंग मतलब सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुंजर। देखिए, कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या है? कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल। पीपल के पेड़ को कुंजर कहा जाता है। और क्या क्या कहते हैं? कुंजर, हाथी, श्रेष्ठ, उत्तम, ये सभी पीपल के पेड़ को बोला जाता है, याद रखेंगे। कुंजर एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह भी पूछा जा चुका है अज। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है बोला गया है। अब फिर से देखिए, अज शब्द का अनेकार्थक शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी। बकरी अज का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अज का अनेकार्थक शब्द कौन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरा,
बकरा हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, कामधेनु हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, दशरथ के पिता। ये सभी अज के क्या है, अनेकार्थक शब्द है, लेकिन बकरी नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बकरा और बकरी में। बकरा का अलग मतलब निकल जाएगा यहाँ पे और बकरी का अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए द्विरद का पर्याय है। द्विरद मतलब क्या होता है, इसका पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंजर। ओके, अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्वेत का समानार्थी है? श्वेत, सफ़ेद, सफ़ेद का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत। शीत क्या है? सफ़ेद या श्वेत का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। बहुत बार पूछा जा चुका है। कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरील। कबूतर को हरील भी कहते हैं। और इसका क्या क्या पर्यायवाची है कबूतर के, ये भी देख लेते हैं। कपोत बोलते हैं, परेवा, परावत, लोचन, हारील, कलस्व, ये सभी कबूतर को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरील। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें देखिए रचना के आधार पर बोला गया है, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के। रचना के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसी में पूछ दिया जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज। इसमें पूछा गया है रचना के आधार पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए जलज है। अब जलज कौन सा है? निरर्थक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग ऋण है या देशज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योग ऋण शब्द है। योग ऋण क्या है? जलज एक योग ऋण शब्द है। अब देख लेते हैं योग ऋण का मतलब क्या होता है। तो योग ऋण का मतलब होता है ऐसे 2 शब्दों से या शब्दों के मेल होते हैं जो शब्दों के मेल से बनकर कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, उसे बोलते हैं योग ऋण। जैसे कि जलज, जलज का मतलब क्या हो जाएगा? जल में उत्पन्न, ये हो जाएगा इसका अर्थ। लेकिन जल में उत्पन्न क्या होता है? कमल। तो इसका आंसर इसका मतलब हो जाएगा कमल। कमल को क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जल और जल में उपज होने वाले चीज़ की बात की है, दोनों से डिफरेंस हो जाएगा कमल। तो यहाँ कमल बन गया। तो ये क्या है? योग ऋण शब्द है, अपने शब्द से अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। देखिए जलज क्या है? जल में उत्पन्न, लेकिन इससे हम क्या समझ गए? जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो ये इस प्रकार के शब्द को योग ऋण शब्द कहते हैं। ऋण शब्द क्या हो जाता है? ये भी देख लीजिए। ऋण शब्द एक ही शब्द होता है जिसे खंड नहीं किया जा सकता और उसका एक मतलब होता है। जैसे राजा, राजा क्या हो गया? एक ऋण शब्द हो गया। इसे अलग करेंगे तो राजा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यह क्या है? एक शब्द है, ये ऋण शब्द है। और एक क्या है? ऋण, योग ऋण, और एक क्या है? यौगिक। ये भी पूछा जाता है यौगिक ऋण। यौगिक ऋण में क्या होता है? 2 शब्द बनते हैं लेकिन दोनों का अर्थ सेम होता है। जैसे कि राजा, राजाज्ञा, राजा का आज्ञा, राजाज्ञा हो गया, इसका कोई अलग अर्थ नहीं बना, ये हो जाएगा आपका यौगिक ऋण। तो इस प्रकार देख लेंगे ऋण शब्द, यौगिक ऋण और एक हो जाएगा यौगिक ऋण और योग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लीची शब्द हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीची शब्द हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी भाषा है ये लीची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, देशज और विदेशज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरत। औरत क्या है? एक विदेशज शब्द है। औरत एक क्या शब्द है? अरबी शब्द है, याद रखेंगे, अरबी देश का ये शब्द है औरत। और देख लेते हैं हिंदी में। आग हो गया, आग कौन सा शब्द है? आग तद्भव शब्द है। तद्भव, आग हो गया, खेत हो गया, ये दोनों तद्भव शब्द है। पगड़ी क्या है? पगड़ी देशज शब्द है। तद्भव शब्द क्या होता है? जो तत्सम शब्द से बना हो। तत्सम मतलब जो संस्कृत में शब्द होता है उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। और संस्कृत के शब्द धीरे धीरे प्रचलित होकर हिंदी में कुछ परिवर्तन लाके अलग शब्द बन जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे हिंदी संस्कृत में अग्नि बोलते हैं, लेकिन यह प्रचलित हो गया है आग। तो अग्नि हो गया एक अपना तत्सम शब्द और आग क्या हो गया? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द माना जाता है? जैसे अभी बताया अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम शब्द है और इसी से उत्पत्ति हुई है आग। आग क्या है? हिंदी शब्द है जो कि अग्नि से मिला है।
या अंगनी से मिलकर बना है या अग्नि का एक प्रचलित रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत उपसर्ग की संख्या 19 है, याद रखेंगे, और हिंदी उपसर्ग की संख्या 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्वागत में उपसर्ग है। देखिए स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सु लगा है। सु क्या है? इसमें उपसर्ग है, सु और आगत, सु और आगत से मिलकर बना है स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? कृत प्रत्यय, याद रखेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? अब देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है पूछा है। कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगाई जाती है, उपसर्ग शब्द के आगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवट। क्या लगा है? अमावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? इंपॉर्टेंट है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकारी शब्द। संज्ञा एक विकारी शब्द है। देखिए विकारी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव के कारण उस शब्द में यदि परिवर्तन हो जाए तो वह शब्द विकारी शब्द होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम मोर। मोर क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अब इस पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? मोरनी। तो देखिए लिंग के कारण इस मोर शब्द में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार मोरनियाँ, इसमें क्या करेंगे? वचन, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो मोरनियाँ हो जाएगा। जैसे कि लड़का, लड़की, लड़कियाँ, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन या कारक के कारण उसमें परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अर्थ के आधार, अर्थ के विचार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अर्थ के अनुसार बोला गया है, अर्थ के अनुसार या अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ओके, ये हो गए 5 प्रकार के, और लास्ट होता है पदार्थवाचक। 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, खास करके भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शत्रुता। शत्रुता क्या है? शत्रुता किसी से अपना शत्रु रखना, अपने मन में उस भाव को रखना, शत्रुता का भाव रखना अपने मन में, क्या हो जाएगा? यह भाववाचक संज्ञा का गुण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। कौन कौन से 11 सर्वनाम हैं मैं बता देता हूं आपको। देखिए पहला है मैं, फिर आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन। इस प्रकार के टोटल 11 सर्वनाम हैं हिंदी में। और देखिए इसके भेद भी पूछे जाते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है या सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो देखिए सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के प्रकार, इनको पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः है, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो और सो को क्रमशः कौन सा सर्वनाम है यह पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह संबंधवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए जो करेगा वह जो भी करेगा वह संबंध हो जाएगा। सो भरेगा मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा, यह एक निश्चय है। तो सो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक में आ जाएगा, जो करेगा वह संबंधवाचक में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन क्या है? सर्वनाम है। और देखिए पहले, तिगुना या सब, ये सभी क्या है? ये सभी विशेषण है।
याद रखेंगे ये सभी विशेषण है और कौन क्या है, एक प्रकार सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यह हम कोई ना कोई अवश्य करेगा, यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखिए यह कम नहीं है, यह काम है, यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, इस वाक्य में खाली स्थान सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चय वाचक। तो देखिए यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, कौन करेगा यह काम, यह किसी को ज्ञात नहीं है, कोई ना कोई करेगा यह बोला गया है। इस प्रकार कौन करेगा यह ज्ञात नहीं है, इस प्रकार यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का सर्वनाम है, ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सा भाग, रेखांकित भाग। देखिए कौन सा, वह स्वतः ही जान जाएगा। अब देखिए यह कौन सा सर्वनाम का प्रकार है, वह स्वतः ही जान जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक। वह स्वतः मतलब उसके स्वयं के बारे में बात हो रही है, वह स्वतः ही मतलब वह स्वयं अपने आप को जान जाएगा, मतलब उसका स्वतः मतलब अपने आप या निजवाचक है, वह उसका निजी कार्य है, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो यह कौन सा हो जाएगा, यह हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। इसका तो आप जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष्य। देखिए किसी भी शब्द में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे विशेष्य बोला जाता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम क्या है, राम विशेष्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम के बारे में यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पे राम हो जाएगा विशेष्य। तो कहने का मतलब ये है, जिस वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। और बाकी शब्द जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सार्वनामिक विशेषण के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, कौन कौन से, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामी विशेषण। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सार्वनामिक। नेक्स्ट में आते हैं, सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। अब देखिए इसमें से सार्वनामिक विशेषण जो दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक, मौलिक के भी 6 प्रकार के भेद हैं। तो इसमें पूछा गया है पूरे सार्वनामिक विशेषण में से कौन सा इसका भेद नहीं है बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा, व्यक्तिवाचक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण का नहीं है। अन्य बचे हुए देख लेते हैं, मूल सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, संकेतवाचक सार्वनामिक, यह सभी सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 64 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रविशेषण, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, तो देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे नाम से ही पता है, प्रविशेषण मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण बताता है। अब देखिए इसमें हम उदाहरण के लिए देते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब देखिए कश्मीरी सेब, इसमें कश्मीरी सेब लाल होता है, लाल होता है क्या हो जाएगा, कश्मीर सेब का यह विशेषण हो जाएगा। ठीक, लाल होता है विशेषण, और यह सिंदूरी लाल होता है, मतलब लाल के भी प्रकार हैं, सिंदूरी लाल, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बता रहा है। लाल कितने प्रकार के हैं, तो लाल सिंदूरी लाल है, तो यह विशेषण की विशेषता बता रहा है सिंदूरी, इस प्रकार यह हो जाएगा प्रविशेषण। ये याद रख लेंगे, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए विशेषण के कौन सा शब्द विशेषण है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सुंदर। ओके, बाकी बचे सभी भाववाचक संज्ञा है, कठोरता, उसमें मधुरता, शीतलता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं। सुंदर एक विशेषण का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। अब देखिए परिमाण बोधक विशेषण, इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिमाण बोधक विशेषण में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बहुत पेड़। परिमाण में क्या होता है, देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तोल संबंधी मात्रा को प्रकट करती है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, बहुत से पेड़ों के बारे में बताया गया है, यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्रिया घोटक कृदंत विशेषण के कितने भेद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृदंत विशेषण के कितने भेद हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भेद हैं। कि कौन कौन से, देखिए कृदंत विशेषण के 2 भेद हैं। कृदंत किससे बनता है, इसमें कृदंत में जो भी है शब्द उसमें आ या तो ता दोनों प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, कृदंत विशेषण बनता है। कोई भी शब्द में आ या ता लगाने से कृदंत विशेषण बन जाता है, जिसके 2 भेद हैं, आ और ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्रविशेषण क्या होता है, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय साहसी होते हैं, यह तो साहसी इसका क्या हो जाएगा, विशेषण। बड़े साहसी होते हैं मतलब साहसी से और अधिक, यह हो जाएगा इसका प्रविशेषण। यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए काला घोड़ा, ये काला घोड़ा नहीं है, ये काला घोड़ा है। काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्यादित करता है। देखिए काला घोड़ा सबसे पहले देख लेते हैं। घोड़ा क्या होता है, संसार में जितने भी घोड़ा प्रजाति हैं उन सभी घोड़ों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ काला शब्द लगाने से क्या हो जाएगा, सभी घोड़ों को छोड़कर केवल काले घोड़े की बात हो रही है, सिर्फ काले घोड़े की। तो काला शब्द लगाने से सभी घोड़े में क्या है, मर्यादित हो गया, एक मर्यादा लिमिटेशन लगा दिया गया, सिर्फ काले घोड़े की बात हो रही थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्यादित, काला शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वह घोड़े बिकाऊ हैं, कौन सा विशेषण है। वह घोड़े बिकाऊ है, कौन सा विशेषण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोमलता। कोमलता क्या है, अशुद्ध है। देखिए कोमल के 3 प्रकार के हो जाएंगे, कोमल हो जाएगा, फिर उसके बाद है कोमलतर होता है, फिर लास्ट में होता है कोमलतम। ये शब्द के 3 प्रकार हैं, मध्यम, उच्चतम अवस्था, मध्यम अवस्था, ये सभी। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द विशेषण है, बाकी व्यक्ति, सौंदर्य, बड़प्पन, ये सभी भाववाचक के गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किताब का विशेषण रूप, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किताब का विशेषण रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किताबी। क्या हो जाएगा, किताब का विशेषण रूप किताबी। जैसे किताब के बारे में बोलेंगे उसे किताबी ज्ञान है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर क्या है। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर क्या है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष्य विशेषण। देखिए विशेष्य विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण में विशेष्य से पहले विशेषण आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द में विशेष्य होता है, उसके बाद उससे पहले विशेषण आ जाता है। देखिए रमेश जीवन भर दुख एक प्रकार के क्या हो जाएगा, दुख भोगता है, विशेष विधेय हो जाएगा। इसमें जीवन भर इससे पहले आ गया, तो यह हो जाएगा जीवन भर दुख भोगता है, विशेष्य विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द है संज्ञा से बना हुआ विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणी। गुणी क्या है, संज्ञा से, जैसे गुण क्या है, एक क्या है, संज्ञा है, और इसी से बना है गुणी। संज्ञा से बना हुआ विशेषण गुणी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 77,
कौन सा शब्द अवयव नहीं है, कौन सा शब्द अवयव शब्द नहीं है, निम्न में से बोला गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसे, किसे शब्द अवयव शब्द नहीं है। अब देखिए अवयव शब्द क्या होता है, वह शब्द जिस पर लिंग, वचन, काल इन सभी का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शब्द कहते हैं अवयव शब्द। बाकी बचे देखिए आज यह तो वर्तमान काल है, इस पे भूतकाल का असर पड़ेगा, कल, इधर, ये सभी अवयव शब्द हो गए। तो इस प्रकार देखेंगे अविकारी शब्द या अवयव शब्द एक ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण को चुनिए, क्रिया विशेषण को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वता पूर्वक। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे हम, वह तेज दौड़ता है, तो देखिए दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और तेज उसका क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वह तेज दौड़ता है, तेज उसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 79 में, रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य इसका उदाहरण है। अब देखिए रानी बहुत बोलती है किसका उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का यह क्या है, उदाहरण है, यह उसका परिमाण है कि रानी हमेशा तेज बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपवाक्य है, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपवाक्य है, यह एक संज्ञा उपवाक्य है। इस प्रकार के संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें संज्ञा को बोला गया है तुम, संज्ञा क्या हो जाएगा, तुम बालोद जाओ, संज्ञा के लिए यहाँ शब्द यूज हो रहा है, इसलिए संज्ञा का उपवाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है निम्न में से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कदाचित। कदाचित क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के होने का या विधि में, क्रिया के होने या उस विधि के बारे में बताता है, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसा शब्द जो किसी भी क्रिया के होने के तरीके को बताता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आजकल, अत्यंत, बाहर ये नहीं है, इसका हो जाएगा कदाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 82 में, निम्नलिखित शब्दों में से स्थान बोधक शब्द चुनिए। स्थान बोधक शब्द बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीतर। भीतर मतलब अंदर। स्थान बोधक शब्द क्या होता है, उस स्थान मतलब स्थान बोधक मतलब उसके स्थान को बताता है, कहाँ पर स्थित है। भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सभी स्थान बोधक शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार स्थान बोधक के साथ साथ और कौन से शब्द पूछे जाते हैं, दिशा बोधक शब्द। तो दिशा बोधक शब्द में दिशा बताते हैं, इधर उधर, ऊपर नीचे, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग पढ़े थे, इसे भी पूछा जाता है, परसर्ग किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। अब देखिए परसर्ग वे शब्द हैं जो किसी शब्द के बाद आता है तथा अलग विशेषता लाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है के, की, रे, ने, ये सभी जो क्रिया के साथ आने वाले शब्द हैं जिससे क्रिया संपूर्ण होती है, उसे परसर्ग कहते हैं। यह सभी कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्ह 8 प्रकार के हैं, कारक के भेद 8 प्रकार के हैं, उन सभी में चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कि से, ने, इन सभी को परसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपादान। अपादान कारक का चिन्ह क्या है। अब जैसे कि अभी आपको बताया कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं, उसमें से एक भेद कौन सा है, अपादान। अब अपादान का चिन्ह कौन सा है, इसकी विभक्ति कौन सी है पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, से। अपादान के चिन्ह या विभक्ति कौन सी है, से है। ओके, इसी प्रकार अपादान का कारक का पहला भेद कौन सा है, कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है, कर्ता का चिन्ह ने, उसके बाद कर्म, कर्म को, कारण से, इन सभी के चिन्ह दिए गए हैं। 8 प्रकार के भेद के 8 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, सभी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारक के लिए, कारक के अनुसार पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर कौन सा कारक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण। कौन सा है, कारक के जो 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं, उसमें से अधिकरण है। अब कैसे पहचानेंगे अधिकरण कारक है, तो देखिए अधिकरण की विभक्ति, अधिकरण का चिन्ह कौन सा होता है, उसका चिन्ह होता है में लगा रहता है या पर या के ऊपर। तो इसमें देखिए क्या लगा है, इसमें लगा है पर ये अधिकरण का चिन्ह है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिंग शब्द किस भाषा का है? अब देखिए, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, किस भाषा का है लिंग शब्द? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत शब्द है। लिंग एक संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग है। इस प्रकार के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, देशज, विदेशज, इन सभी शब्द पूछे जाते हैं। अब देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषिका। क्या हो जाएगा इसकी स्त्रीलिंग? ऋषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा है। अब देखिए, किसी वाक्य को ज्यों का त्यों, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसने ऐसा बोला, उसे एज इट इज़ क्या करते हैं? उतार देते हैं। उसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, बोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगल उद्धरण चिन्ह। युगल उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए, जो चिन्ह में ऐसी लगी रहती है वह होता है युगल उद्धरण चिन्ह। इसको ज्यों का त्यों वाक्य लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ऐसे इस प्रकार के चिन्ह को क्या बोलते हैं? युगल उद्धरण चिन्ह। अब देखिए, चिन्ह में भी कौन कौन से हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, 89 में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अब देखिए, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अर्ध विराम चिन्ह। देखिए, पहला कौन सा है? ए, यह है विस्मय बोधक चिन्ह, इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है ये वाला चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाला चिन्ह आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। युगल चिन्ह, योजक चिन्ह, इन सभी हास्य पद चिन्ह, इन सभी चिन्हों से एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अब देखिए, रचना के आधार पर बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से 3 भेद हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये इसके 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, पदबंध किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब एक से अधिक पद एक ही पद में बंधे हो उसे पदबंध कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? एक से अधिक पद एक ही वाक्य में हो या एक ही पद में हो, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, और इसका एक प्रमुख ये भी है, इसका एक से अधिक पद आपस में जुड़े होते हैं लेकिन पूर्ण या अर्थ प्रदान नहीं करते। पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते, ये भी याद रखेंगे। पदबंध, एक से अधिक पद जुड़े रहते हैं लेकिन उसका वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता या वास्तविक अर्थ प्रदान नहीं करते। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक पद हो गया। अब जिसमें भारत एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद, दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन कौन है भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं बता रहा है। भारत का प्रधानमंत्री, इस टाइप के पद को पदबंध कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट है जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य। जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य कौन सा वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और इसी मिश्र वाक्य में अगर यहाँ पे और कर दिए रहते, जैसा बोओगे और वैसा काटोगे, तो यह हो जाता संयुक्त वाक्य। और जैसा बोओगे बस रहता तो यह रहता सरल वाक्य। तो याद रखेंगे, सरल वाक्य सिंपल रहता है, मिश्र वाक्य में 2 वाक्य जुड़े होते हैं, और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को किंतु, परंतु और के साथ जोड़ा रहता है। नेक्स्ट में आते हैं 93 में। वाच्य खालिस्थान प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 94 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे घर नहीं जाना है। यह इसमें का शुद्ध वाक्य है। बाकी ये सभी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। आप उस जगह जाकर ले लो, आप उसकी जगह जाकर ले लो, ऐसा टाइप का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्या बोला गया है? नदी नाव संयोग का लोकोक्ति का सही अर्थ। लोकोक्ति और मुहावरे से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोग से मिलाप होना नदी नाव संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। कौन से मुहावरे का? छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। 96, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पलके ना झपकना। ये पूरा नहीं लिखाया है,
ये क्वेश्चन अधूरी है, इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 97 में, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक हैं। कौन है चांद के मुंह का टेढ़ा लेखक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। नाम याद रखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रस के अवयवों की संख्या है। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 4। स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी रस की क्या है? अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए, दोहा छंद की विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा छंद की विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मात्राएं होती हैं। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में, तुम बीच हम बीच अंतर नहीं, जैसे सूरज घामा, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। तुम बीच हम बीच अंतर नहीं, इसमें कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदाहरण अलंकार। देखिए, उदाहरण अलंकार क्या होता है? किसी वाक्य को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि इसमें बोला गया है, तुम बीच और हम बीच, तुम बीच हम बीच अंतर नहीं, जैसे सूरज और खामा। तुम्हारे मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है, जैसे सूरज और धूप के बीच में नहीं होता अंतर। तो यहाँ इसमें उदाहरण दिया गया है, तो इसको बोलेंगे उदाहरण अलंकार। ये थे आपके 100 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।